हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। अभी हम जो अगला पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक के चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन। और उसके साथ ये भी पढ़ेंगे कि क्या तुगलक वंश के पतन के लिए फिरोज शाह जिम्मेदार था, है न? तो अभी हम जो है फिरोज का चरित्र तथा व्यक्तित्व के संबंध में जिस तरह से इतिहासकारों ने विचार दिए हैं वो बताऊंगी, और उसका मूल्यांकन फिर करेंगे अपन साथ ही। और इस तरह से हम इस अध्याय को हम आगे ले जाएंगे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के चरित्र एवं व्यक्तित्व के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अपनी अपनी राय दी है। जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी है, शमशे शिराज अकीफ है आदि ने फिरोज के चरित्र और उसके कार्यों की बहुत प्रशंसा की है। उसे एक अत्यधिक न्यायप्रिय दयालु शासक बताया है। आधुनिक इतिहासकारों ने में भी हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने भी उसको एक शासक के रूप में उसके कार्यों की बहुत प्रशंसा की है। उसे मतलब उस युग का अकबर बताया है। तुगलक जो वंश था, उस तुगलक काल जो हमारे दिल्ली सल्तनत में चला है, उस युग का उसको अकबर कहा है। और इस मत की प्रशंसा करते हुए वुलजले हैग ने लिखा है कि फिरोज के शासनकाल के साथ भारत में अकबर से पहले कोई भी मुस्लिम शासन के इतिहास का एक गौरवमयी युग समाप्त हो जाता है। परंतु कुछ इतिहासकारों का मत जो है इससे बिल्कुल ही भिन्न है, और वे जो है फिरोज शाह तुगलक को एक महान शासक मानने के लिए तैयार नहीं है, और न ही उसे अकबर मानने को तैयार है। क्योंकि अकबर जो है वो उसकी तुलना फिरोज से नहीं की। हाँ, फिरोज शाह तुगलक जो है उसने बहुत सारे निर्माण कार्य किए अपने समय में, और जनता की भलाई के लिए भी बहुत कुछ किया। जैसे कि मैंने बताया था कि नहरें बनाई थी, बागों का उसको बाग का बड़े शौक था, तो बहुत देश भर में बाग बनाए थे और अच्छे अच्छे फल उसमें पैदावार होती थी। उससे राज्य को बहुत आमदनी होती थी। जैसे कृषि बहुत सारा पूरे पुराने सुल्तान जो था, पुराना मोहम्मद बिन तुगलक की ये जो विभिन्न योजनाओं में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया था। और विद्रोह हुए थे तो उसमें भी सैन्य अभियान उसने किए थे, तो उसमें भी खजाना खाली था। और जो तकाबी के रूप में बहुत सारी करोड़ों रुपए के टंके की राशि मतलब जो थी वो किसानों को दी थी, तो वो राशि भी फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दी थी। और मतलब जो जो काम उसने उस समय जो किया था वो वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। डॉक्टर त्रिपाठी ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की है। तो ऐसा है कि फिरोज ने काम नहीं किया ऐसी बात नहीं है, उसने बहुत काम किया अपने समय में। जैसे कि कुओं का निर्माण करना, बांधों का निर्माण करना, मदरसों का निर्माण करना, रोजगार कार्यालय बनाए, शादी के लिए बच्चियों की शादी के लिए भी का जिम्मेदार जो जिम्मा अपने पर लिया कि जो गरीब बच्ची है उसकी शादी वो करवाएगा। तो इस तरह की बहुत सारे काम भी उसने अच्छे किए हैं, लेकिन उसकी तुलना पूरी तरह से अकबर से नहीं की जा सकती। इस बात में तो सभी इतिहासकार एक मत है कि फिरोज में कुछ तो अच्छे गुण थे, जैसे व्यक्ति की कोई योग्य व्यक्ति की परख करना, उससे काम निकालना, उसके चरित्र को एक बहुत बड़ी विशेषता परिस्थितियों को समझना और उससे समझौता करने की भी थी। अपनी इसी योग्यता के कारण उसने अधिकांश अमीरों का विश्वास भी जीता था और शांतिपूर्ण पूर्वक उसने 37 साल राज्य चलाया था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो विद्रोह था, तो उस विद्रोह से भी जो स्थिति उस समय जो अराजकता की बनी हुई थी, अव्यवस्था की बनी हुई थी, उसको उसने बहुत धैर्यतापूर्वक काम लेकर के उसको संभाला था। और एक तरह से तुगलक वंश को 37 वर्ष तक यूं है हिलने नहीं दिया था। तो इसमें ये गुण तो था।
ऐसा नहीं था कि बिल्कुल मतलब वो नकारा था, ऐसा नहीं था। फिरोज शाह तुगलक में बहुत से अच्छे वो कार्य उसने किए थे। बड़ा दयालु भी था, उदार भी था, न्यायप्रिय भी था। तो ये वाले गुण भी उसमें थे। और आगे जो इतिहासकार कहते हैं कि वो पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने विजयों और युद्ध अभियान न करके अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए सबसे ज़्यादा काम, सबसे अधिक महत्व दे करके सफलतापूर्वक कार्य किया। सभी इतिहासकार इसके लिए एकमत है। उसके समय में राज्य और प्रजा दोनों ही संपन्न थे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव है, वास्तव में फिरोज अपनी प्रजा का हितैषी था। और उसके पहले जो है और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान ने प्रजा की भौतिकता के उन्नति के लिए इतना कार्य नहीं किया था जितना फिरोज ने किया था। उसकी राजस्व नीति तथा उसके द्वारा बनाई गई नहरों के परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग था वो काफ़ी संपन्न हुआ था। व्यापार में भी वृद्धि हुई थी, वस्तुओं की कीमत सस्ती हुई थी। एक शासक के रूप में फिरोज की तुलना करें तो फिरोज एक अच्छा शासक था। सार्वजनिक निर्माण कार्य उसने बहुत करवाए थे, जैसे कि मैं बार बार नहीं बोलूँगी। उसने महलों, मस्जिदों, पुलों, मदरसों, तालाबों, सरायों का भी निर्माण करवाया था, है ना। तो ये और पुराने जो शासक थे उनके जो मकबरे थे या उनके समय की जो वास्तुकलाएं थी उसका भी उसने मरम्मत करवाई थी। तो इस तरह से उसने कई जनहितकारी कार्य किया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के चरित्र का एक दूसरा पक्ष यह भी था कि वो एक अनुभवी सैनिक नहीं था। उसका सैन्य व्यवस्था जो है वो बहुत ही पंगु थी। वो मतलब बंगाल, जहाजनगर तथा सिंध पर जो आक्रमण किए तो वो सब जो है वो इसकी सैनिक दुर्बलता को दर्शाते थे। फिरोज जिस प्रकार से सेना का पुनर्गठन किया और उसका अनुशासन जिस तरह से उसने करने की सोची तो उससे उसकी सेना की शक्ति दुर्बल हो गई थी। तो लेकिन मध्य युग में एक शक्तिशाली सेना ही एक राज्य शासन और सुल्तान की सुरक्षा और सम्मान की स्थापना का आधार होती है। और फिरोज जो है उसमें पूरी तरह से असफल रहा, क्योंकि उसने सेना में वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों को भी निकालना निकालना मतलब वो नहीं समझा, राज्य हित के लिए अच्छा नहीं समझा। उसने बूढ़ों को भी रहने दिया। बूढ़ों के बाद मतलब वंशानुगत कर दी सैनिकों की नियुक्ति, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति अगर चला जाए या मर जाए या सेना का पद छोड़ दे तो उसका जमाई या उसका दामाद या कोई भी उसका दास उसको कर सकता है। तो इस तरह से उसने पद को सेना में सैनिक के पद को वंशानुगत किया। नकद वेतन के बदले जागीरें दी। और घुड़सवार सेना दीवान आरिज में जिस तरह से वार्षिक निरीक्षण प्रथा जो थी उसको उसमें ढिलाई बरतना शुरू कर दिया था, जिससे सुल्तान की जो सैन्य व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। तीसरा जो कारण है, फिरोज शाह तुगलक को दासों का बड़ा शौक था और उसके समय में कुल दास जो है 1,80,000 हो गई थी। ऐसे कहते हैं कि उसके महल और महल के आसपास दिल्ली में उसके महल के आसपास ही कम से कम आसपास और उसकी महल में कुल मिलाकर के जो है 40,000 दास होते थे। तो फिरोज का जो एक राज्य की आय का एक बहुत बड़ा आमदनी का भाग जो है वो दासों के पीछे खर्च होने लगा था। और इन्हीं दासों ने जो है सुल्तान के प्रति सहानुभूति का लाभ उठाकर उसके शासन कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, वे दास इतने शक्तिशाली हो गए कि फिरोज की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान किसे बनाया जाए और किसे नहीं बनाया जाए, किसे हटाया जाए, ये सारा निर्णय जो है वो भी दास करने लगे थे। और इस वजह से भी फिरोज शाह तुगलक का जो शासन है वो शासन के पतन का कारण उसके दासों का शौक भी बना है। पतन का एक कारण जो ये भी रहा है। तो अब अगला चौथा जो हम पढ़ेंगे उसकी फिरोज शाह तुगलक जो है धार्मिक रूप से बहुत ही कट्टर था। जैसे कि जिस तरह से गयासुद्दीन तुगलक था और मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे। उन्होंने मतलब
सभी धर्मों को एक समान देखता था और योग्यता के अनुसार सभी को, हिंदुओं को भी अपने शासन तंत्र में अच्छे पदों पर नियुक्त किया था। लेकिन फिरोज के समय में उलेमाओं का बहुत प्रभाव था और उलेमाओं के कारण ही वो राज्य, वो सुल्तान बना था। तो इस वजह से उसका जो हिंदुओं के प्रति जो बड़ा का व्यवहार है वो बड़ा कठोर रहा था। और हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने की उस समय कोशिश भी हुई थी। और मतलब कई ऐसे युद्ध अभियानों में उसने जैसे कि एक युद्ध अभियान हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, इसमें जो ये जाज नगर वाला जो अभियान था उसमें पुरी की जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को तोड़ दी थी इसने। तो इस तरह का भी इसने, उसकी सेना ने और उसने ऐसा काम किया था। तो पांचवा जो है, चार तो बता दिए हमने, पांचवा जो है, फिरोज ने शासन को सुसंगठित करने के बजाय विवेकहीन उदारता और परोपकारिता के भावना के कारण पूर्ण दुर्बल और भ्रष्ट बना दिया था। तो हमने जो जिस तरह के वो जो पर ये भ्रष्ट बना तो अंत में तुगलक शाह वंश के पतन का कारण बना। वास्तव में फिरोज शाह तुगलक की राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति नीति जो थी वो और व्यवहार जो था वो बड़ा उदार हो गया था। और इससे क्या है कि अधिकारी और कर्मचारी वर्ग भ्रष्ट बन गए थे और राज्य में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता की भावना बढ़ गई थी और जो है शासन को पंगु बना दिया था। भ्रष्ट और बेईमान जो ये कर्मचारी थे और अधिकारी लोग थे कि इनके प्रति इसकी जो उदारता थी, एक उदारता के ऐसे जो उदाहरण केवल इसी के नहीं मिलते हैं, फिरोज शाह तुगलक के लिए ही नहीं मिलते, दिल्ली में दिल्ली सल्तनत कालीन कई सुल्तानों ने ऐसी नीति अपनाई है जिसका हमने आगे जैसे जैसे हमने पढ़ा है वैसे उल्लेख करते गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी जो है पतन का कारण बनी थी। ऐसी स्थिति में अगर हम ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन करें तो फिरोज शाह तुगलक को हम मध्यम दर्जे का सुल्तान उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ भी थी और बुराइयाँ भी थी। एकदम बुरा मतलब बहुत अधिक बुरा शासक नहीं था, इसलिए हम उसको महान तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मध्यम वर्ग का शासक जरूर कह सकते हैं और उसको हम स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।